नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अब तो आयोग के द्वारा भी दोस्तों डेट निर्धारित कर दी गई है। 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और अब तो काफ़ी कम समय रह गया है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में आपके लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावनाएं रहेंगी। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पर बेस्ड हम कुछ बेहतरीन MCQ दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट gains electron from silk, gives electron to silk, gains proton from silk या फिर gives proton to silk। तो दोस्तों, जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के संग रब किया जाता है यानी कि रगड़ा जाता है तो क्या होगा। होता क्या है कि जो ग्लास रॉड है इससे एक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क की ओर। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क की ओर तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो ग्लास रॉड है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये दोस्तों क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है ना। और हम इनको क्या बोलेंगे, ये चार्ज हो गए। ठीक। होता क्या है दोस्तों, जब आप दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जो एक बॉडी के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस बॉडी से दोस्तों ये ट्रांसफ़र होंगे वो तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और जिस बॉडी में ये आपके ट्रांसफ़र होंगे वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ही मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई प्रोटॉन मूव कर गए। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन तो दोस्तों आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो भाई आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमेशा जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों यही आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, स्पेशली जब हम रबिंग की बात करते हैं। ठीक है। तो भाई यहाँ से राइट आंसर क्या होना चाहिए, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। ये क्या करता है, गिव कर देता है इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, जिससे कि सिल्क आपका नेगेटिव बन जाता है और ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, द रीजन इज। ठीक। जो आपकी मेटालिक रोप होती है उसको सस्पेंड किया जाता है हमेशा उन कैरियर से जो कि आपके इनफ्लेमेबल मटेरियल को कैरी करते हैं। ठीक है, नहीं कि ले जाते हैं। इनफ्लेमेबल मटेरियल मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल। ठीक है। तो इसका कारण क्या है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, to keep the center of gravity of carrier near to earth, या to keep the body of the carrier in contact with the earth, या फिर none of these। तो सोचिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है to keep the body of the carrier in contact with earth। ठीक। देखिए दोस्तों, जब आप किसी कैरियर की बात करें जो एक इनफ्लेमेबल मटेरियल को लेके जाता है, ठीक, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, मेटल का बना होता है। ठीक है, आपको पता होगा वो जनरली क्या होता है, मेटल के। इसके अंदर क्या है दोस्तों, पेट्रोल भरा हुआ है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको ये कैरी करके ले जाता है, ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, जब इसको ये कैरी करता है तो इसमें क्या होती है दोस्तों, अंदर से क्या होती है, एयर होती है। ठीक है। तो एयर के कारण होगा क्या, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि जब दोनों एक तरीके से रगड़ खाएंगे, तो जब रगड़ खाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, चार्ज इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर हुआ था जब हमने क्या किया भाई, ग्लास रॉड को क्या किया, हमने सिल्क से रगड़ा तो चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो सकता है, चार्ज इंड्यूस हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है कि यहाँ पर चिंगारी लग के इसमें आग लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, पेट्रोल और डीजल भरा हुआ है। ठीक। तो होता क्या है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज आपका कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई जो मेटल रोप होती है ये सस्पेंड की जाती है कैरियर की, ताकि ये जो बॉडी है ये कहाँ रहे, कांटेक्ट में, अर्थ के कांटेक्ट में रहे, ताकि जो भी ये चार्ज है, जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ, ये यहाँ से क्या हो जाए, अर्थ में चला जाए, यानी किसकी अर्थिंग हो जाए।
ठीक है। तो यानी कि ये सेफ्टी के लिए एक तरीके से सस्पेंड किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब बॉडी चल रही है तो एयर का फ्रिक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो इसके अंदर भी आपका एयर का फ्रिक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। तो होगा क्या उस केस में कि भाई आपका मेटल और उसके बीच में फ्रिक्शन हुआ तो वहाँ पर क्या हो सकता है, चार्ज पैदा हो सकता है। जब चार्ज पैदा हो गया तो पेट्रोल के लिए तो एक चिंगारी जरूरी होती है ना, एक चिंगारी भी तो भाई ये तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से आपका क्या होती है, एक मेटेलिक रोप को सस्पेंड किया जाता है जिससे कि अर्थिंग हो जाए, जितना भी चार्ज है वो कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D and the force acting between them is F. If the medium of dielectric constant is 4 is introduced around them, then the force now will be. देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने कूलाम फोर्स तो पढ़ा होगा ना। एक कूलाम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगा, जब ये एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों आपके नेगेटिव हो। ठीक है, तो जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको आई होप पता होगी। कितनी होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको इतना पता है। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जो K होता है दोस्तों, ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम इसको जनरली क्या लेके चलते हैं, 1। ठीक है, हम मीडियम में मानते हैं कि भाई ये वैक्यूम में है और आपका जो वैक्यूम है क्योंकि आपको साफ साफ कह रखा है कि जो वैक्यूम है तो वैक्यूम में जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ये दोस्तों कह रहा है कि भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो भाई क्या होगा कि आपने क्या किया, इन दो चार्ज को आप ऐसे मीडियम में ले गए जहां का आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यानी कि इसको F1 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर K की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों ये पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है दोस्तों, ये तो आपकी क्या है, आपकी जो आपकी F है। ठीक, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये वैल्यू तो आपको दोस्तों पता है ये कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट F। तो एक्चुअली ये है आपकी F, ये वैल्यू है दोस्तों आपकी F अपॉन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, नया फोर्स आ जाएगा। अभी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन अवेलेबल होते तो ऐसे ही होता भाई, F/4 F/16 ऐसे करके होता। तो इसका राइट आंसर कितना होता, F/4। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि भाई जो आपका जो फोर्स होता है, ठीक है, जैसे अगर आपका ये हो गया फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो फोर्स एट एनी मीडियम, ठीक है, फोर्स एट एनी मीडियम बराबर होता है फोर्स एट वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आप किस मीडियम में लेके जहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा भाई, वो आपका कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देन द नाउ न्यू फोर्स विल बी कितना हो जाएगा भाई, F/4। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम। ठीक, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर देते हैं फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर तो क्या होगा, आपके पास एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल है, और आपने क्या कर दिया, इससे 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका चार्ज क्या बन जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों, ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, वो तो बनना ही बनना है। ठीक, क्यों बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपका दोस्तों ये इससे क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों कि जितना इलेक्ट्रॉन इससे जाते हैं उतना ही यहाँ पर क्या होता है, चार्ज पैदा होता है। ठीक, यानी कि अगर आपने यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा।
ठीक है, क्योंकि तभी आपका क्या होगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके इसको न्यूट्रल बनाएंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपके कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 10 की पावर 14 गए हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई का मतलब है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है पता है, कितना होता है, ये होता है आपका, देखिए पहले तो n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू कितनी है 14, e की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। किस में होता है, नेगेटिव में, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें जो चार्ज रह गया उसको निकालना है, और मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही चार्ज इसमें पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, कैसे करेंगे आप इसको, 10 की पावर अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू इसमें से माइनस करो 10 टू द पावर -15। ठीक है, 10 टू द पावर -15 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -15, ये दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड है, मैंने 10 टू द पावर यहाँ पर ये 4 है, 10 टू द पावर सॉरी 10 टू द पावर 14 है ये। ठीक है, 10 टू द पावर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो या फिर आप इसको क्या ले सकते हैं, 16 इंटू 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर आ रहा है इसका 16, ये आपका क्या होता है माइक्रो, तो माइक्रो कूलाम। ठीक, तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, तो यानी कितना हो गया 16 माइक्रो कूलाम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइक्रो में कितना होता है 10 टू द पावर -6, एक माइक्रो में कितना होता है 10 टू द पावर -6 होता है। ठीक, ये भी आपको चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखनी होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +q एंड -q चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, F force act between the two. If the middle of the two sphere another similar sphere having +q charge is kept, then it experiences a force of magnitude and the direction as। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपके पास आपके पास स्फीयर हैं, एक में +q चार्ज है, ठीक है, एक में -q चार्ज है। ठीक, अब इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ऑफ कोर्स जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दे आर कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई इफ द मिडिल ऑफ द टू स्फीयर, इनके बिल्कुल मिडिल में आपने एक और स्फीयर रख दिया, यानी कि +q चार्ज का, सिमिलर स्फीयर हैविंग +q चार्ज, यानी कि +q चार्ज का दोस्तों आपने एक स्फीयर रख दिया। ठीक, ओके, अब आपसे कह रहा है कि देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन, आपको बताना है कि इनका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपने बिल्कुल इसके मिडिल में रखा है, तो क्या होगा इस केस में, देखिए यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन है वो कितना हो जाएगी भाई, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/2, और ये भी कितनी हो जाएगी r/2। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनका नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये भी क्योंकि दोस्तों आप इसको ध्यान में देखें, ये आपका क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो आप सबसे पहले दोस्तों क्या निकालेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, जो फोर्स के बीच में लगने वाला, यानी कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 क्या होता है, Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन r², इनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1f बराबर, देखिए मैं इसको मान लेता हूँ, कुछ पार्ट मान लेता हूँ, 1/4πε0 एक्चुअली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं a मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा aq² अपॉन r², हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया फोर्स। अब सबसे पहले मुझे निकालना है, देखिए कौन सा फोर्स, जो आपका ये वाला फोर्स है। ठीक है, इसको मैं a मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं b मान लेता हूँ, और इसको मैं c मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखिए FA। ठीक है, FA की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, देखिए FA की जो वैल्यू हो तो वो तो क्या होगी भाई, aq² अपॉन r² होगी, नहीं होगी। ठीक,
आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, जो आपका पहला निकल रहा था, ठीक है, जब ये आपके बीच में जब फोर्स लग रहा था तो इनकी वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, एफ ए होगी, ठीक। इसी तरह से आपकी जो एफ सी है उसकी वैल्यू भी दोस्तों आपकी क्या होगी दोस्तों। अच्छा एक सेकेंड, देखिए अभी सबसे पहले जो हमारा जो एक तरीके से जो हमारा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लूँ, एक सेकेंड। देखिए हमने निकाला एफ, मतलब जो हमें आपस में एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक। अब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्फीयर रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने स्फीयर रख दिया है, तो अब होगा क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस, अब मुझे क्या करना है, प्लस क्यू, इनके बीच का हमने क्या निकालना है दोस्तों, फोर्स निकालना है। तो इनके बीच के फोर्स को मैं क्या लिख लेता हूँ, एफ ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो एफ ए से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यही है फॉर्मूला, ए चार्ज तो दोनों के क्यू स्क्वायर है अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, r/2 का स्क्वायर, ठीक है, r/2 का क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या हो जाएगी, a4 q² अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, FC निकाल सकते हो, ठीक। FC जब आप निकालोगे दोस्तों तो इन दोनों के बीच की भी जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, ये भी आपकी कितनी है, a² अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली कितनी हो जाएगी, a4q² अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका हमें निकालना है नेट फोर्स, तो F नेट फोर्स आपका कहाँ की ओर को होगा, देखिए नेट फोर्स आपका क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दोस्तों कहाँ की ओर को है, देखिए ये आपका दोस्तों फोर्स आपका क्या होगा, देखिए ये जो दोनों फोर्स हैं अट्रैक्टिव होंगे रिपल्सिव होंगे, ऑफ कोर्स ये क्या होंगे, रिपल्सिव, ठीक है, ये रिपल्सिव है यानी कि इसकी डायरेक्शन यहाँ को है, ठीक। और इसी तरह से जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा तो उसकी डायरेक्शन भी कहाँ की ओर को होगी, यहाँ की ओर को होगी। तो जो इनका जो नेट फोर्स है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। समझ में आया, देखिए ये दोनों के दोनों चार्ज आपके क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इनमें कैसे फोर्स लगेंगे, रिपल्सिव, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव है तो इन दोनों में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। तो यानी कि ये जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से कैरी ऑन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपका अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो देखा जाए तो ये वाला जो फोर्स है, एक तो इन दोनों के बीच का फोर्स हो गया, यानी कि ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स तो आपका पॉजिटिव, और ऐसे ही ये वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, a4q² अपॉन r स्क्वायर प्लस a4q² अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोस्तों हो जाएगा 4 कितना हो गया, 8 a⁴ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। a⁴ अपॉन r स्क्वायर एक्चुअली क्या था दोस्तों, वो ओरिजिनल फोर्स था ये वाला, ठीक। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 8 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी भाई, डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी भैया, जैसे कि हम बता रहे हैं कहाँ की ओर को जा रही है, -q की ओर को जा रहा है, ठीक है। अब आप इसको फिर से समझ लीजिए, दो आपके पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन आपकी इधर को होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, मतलब ये आपस में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो दोनों है, जो नेट फोर्स है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन की ओर को काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ में जो भी लगने वाले फोर्स है वो भी आपकी उसकी डायरेक्शन भी कहाँ की ओर को है, यहाँ की ओर को है। और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी इधर को है, तो दोनों की डायरेक्शन इधर को है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भले ही इधर को होगी, लेकिन ये जो फोर्स है वो क्या होंगे, ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर को ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या आ गया भाई, 8 टाइम्स ऑफ f, और जो इसकी डायरेक्शन है वो दोस्तों कहाँ की ओर को होगी, ये होगी टुवर्ड्स -q चार्ज, यानी कि C वाला इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q and Q - Q इफ द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन देम, यानी कि आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम। इसको आपने क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। द रेशियो ऑफ Q अपॉन स्मॉल q इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास एक चार्ज है Q, आपने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया स्मॉल q, एक हो गया आपका Q - Q, ठीक है। अब आपने दोस्तों क्या किया, ये दोनों आपके चार्ज हैं, एक है आपका Q, एक है Q - Q, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो आपका फोर्स होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, वो क्या होता है, F बराबर 1/4πε0, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ। और क्या होता है भाई, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी Q इंटू Q - Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।
अब आपको ये क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस के लिए मैं क्यू को, क्योंकि क्यू तो आपका वेरिएबल है ना, स्मॉल क्यू, भाई कैपिटल क्यू तो फिक्स है लेकिन आपका ये आपका वेरिएबल है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको कुछ देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ ताकि आपको ईजी पड़ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा एक काम करता हूँ मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो दोस्तों क्या होगा, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, देखिए इसको डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा भाई, क्यू माइनस ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर से मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ए अपॉन आर स्क्वायर क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा भाई, क्यू माइनस टू एक्स। ठीक, एंड फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बराबर, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ की है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका कैपिटल Q है, ठीक है, ये कैपिटल Q है। ठीक है, ऐसी गड़बड़ ना करना, ये आपका है कैपिटल Q, ये कैपिटल Q है। ठीक है, तो भाई यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल Q बाई 2। ठीक, अब आप इसको क्या करिए दोस्तों, दोबारा अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये है कि x बराबर क्यू बाई 2 पर ये क्या है, मैक्सिमम। और जो x है वो एक्चुअली क्या है दोस्तों, x क्या है, स्मॉल क्यू बराबर क्यू बाई 2। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेशियो q अपॉन क्यू। तो भाई q अपॉन क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा भाई 2, यही तो आएगा भाई ना, Q अपन Q बराबर क्या हो गया 2। तो यानी कि आपको रेशियो निकालना है तो Q रेशियो Q बराबर क्या हो जाएगा 2:1। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, दो चार्ज हैं, आपने चार्ज को क्या किया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक स्मॉल q एक को q माइनस q। अब थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, तो x मान के भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आपको पता है भाई जो कूलाम्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने दोस्तों क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। आप इसको स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मैंने x मान लिया तो x से हमारे लिए ईजी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकाल दी, उसके बाद इसको निकाल दिया। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस एट 4 कॉर्नर ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ A, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, पहले मैं आप यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इनके 4 कॉर्नर पे हमने A है, B और यहाँ पर C और D, इस पर आपके चार्ज प्लेस किए गए हैं। ठीक है, Q Q Q और Q। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज B, आपको बताना है कि जो इस पर B पर जो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब आप दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखिए, ठीक, देखिए एक तो दोस्तों इसमें A के कारण लगेगा B में चार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों इसमें लगेगा, देखिए B के कारण, एक सेकेंड, मतलब A के कारण B में। ठीक है, इसके अलावा C के कारण भी B में लगेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक, एक तो इसमें क्या करेगा दोस्तों, C के कारण लगेगा B में, आप देख सकते हैं। ठीक, और एक लगेगा D के कारण, ये देखिए ये। ठीक है, तो होगा क्या, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों फोर्स हैं इनको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो भाई कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अब आप देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये A दे रखी है, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, ये भी डिस्टेंस A है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी A√2। ठीक है, अब ये कैसे होगी भाई,
पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाले का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a√2। ठीक, तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने निकालना है यहाँ पर जो बी पर लगने वाले चार्ज। सबसे पहले आप निकालिए FA, ये हो जाएगा FB। ठीक है, और ये वाला क्या होगा FA, ये हो जाएगा FD। ये तो आपका FA हो गया जो B पर लग रहा है A के कारण, और ये हो जाएगा FC। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इन फोर्स को एक एक करके कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, एज वी नो दैट भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0, उसको मैं मान लेता हूँ A Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर तो भाई चार्ज है Q² अपॉन R², R² की जगह पर यहाँ पर डिस्टेंस है A²। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों क्या, FA। देखिए FA निकालिए, FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी है, A है। ठीक है, और दोनों चार्ज वही है, तो ये हो जाएगा भाई AQ² अपॉन A²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऐसी क्या निकालिए, FC निकालिए। ठीक है, FC, अब आप देख सकते हैं ये आपका C है, ये आपका B है, तो C के कारण B में लगने वाला चार्ज यानी कि FC में भी दोस्तों देख सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A इनके बीच की डिस्टेंस है। तो अगर A बीच की डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, AQ² अपॉन A²। ठीक हो गया, 1 और 2। ठीक हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप देख सकते हैं इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी। ठीक है, इन दोनों का जो परिणामी होगा दोस्तों किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका C काम कर रहा है, यहाँ पर A काम कर रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दोनों के किसके बराबर होगा, दोनों के स्क्वायर रूट के, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो यानी कि दोस्तों जो इनका नेट फोर्स है किसका, FA और FC का, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा भाई, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ये फोर्स है, ये फोर्स ये है FC और ये फोर्स है आपका क्या, FA। तो इन दोनों का जो नेट है दोस्तों वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक, जो इस डायरेक्शन में काम करेगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम दोस्तों इस तरह से निकालेंगे। ठीक है ना, आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देख सकते हैं कि आप दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पर से हो क्या जाएगा भाई, रूट। ठीक भाई, दोनों अगर वैल्यू सेम है तो उनका स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, x√2। जैसे x और x अगर सेम है तो उनका अगर हम दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्या आया था, a√2 आया था ना, तो ऐसी क्या आ जाएगा भाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी AQ² अपॉन A²। ठीक है, ये तो आपका आ गया F नेट। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या निकालेंगे, FD। देखिए अब FD भी तो निकालना पड़ेगा ना। FD का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आपका D के कारण, देखिए D के कारण जो B पर फोर्स लग रहा है, D के कारण B पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला है। ठीक है, अब इस फोर्स को भी निकालेंगे, तो इस फोर्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं वो कितनी है भाई, A√2 है। इस समय पर डिस्टेंस सेम चेंज है, तो यानी क्या हो जाएगा भाई, A दोनों के बीच का चार्ज Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A√2 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब में तो अभी जो डिस्टेंस थी वो तो सेम थी, सब में डिस्टेंस A थी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, वो है आपकी, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, A√2 है। अभी तक ये जो डिस्टेंस थी वो A थी, ये डिस्टेंस भी A थी। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो भाई FD बराबर हो जाएगा AQ² अपॉन ये हो जाएगा भाई 2A²। ठीक हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो B है, B में आपके रिजल्टेंट 2 फोर्स आपके काम कर रहे हैं। B में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, अब आप देख सकते हैं, एक तो क्या होगा भाई F नेट जो अभी हमने निकाला, प्लस दूसरा क्या होगा FD, यही तो होगा ना। तो भाई नेट वाला भी निकाल दो और FD भी, यानी कि आपने क्या कर देना है दोस्तों, सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो एक तो हमने F नेट निकाला था, F नेट प्लस FD, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि B में लगने वाले आपके टोटल फोर्स मिल जाएंगे। तो F नेट कितना था, F नेट हमने निकाला था, ये निकाला, यानी कितना, √2AQ² अपॉन A²। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू है ये। ठीक, √2AQ² अपॉन A² प्लस जो FD है इसकी वैल्यू निकाली है AQ² अपॉन 2A²। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से AQ² अपॉन A² तो आ गया कॉमन,
अंदर बचेगा √2 + 1/2। ठीक है, √2 + 1/2 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है भाई 2 √2 + 1/2 और a की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू q²/a²। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये आपका 2 √2 + 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q²/a²। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है। ठीक है, 1 + 2 √2 q²/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 q²/a²। ठीक है, ये आपका दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge। इस टाइप के क्वेश्चन तो दोस्तों ज़्यादातर आते ही रहते हैं। दो चार्ज हैं आपके, एक Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें तो आपको कह रखा है कि भाई इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो भाई दोनों के बीच का जो आपका जो दोनों चार्ज हैं वो आपके Q के बराबर हैं, दोनों के बीच में आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी R है। तो जिससे मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी कि इसको हम A मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या होता है भाई q²/r²। अब तो आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भाई अब क्या होगा कि अगर मैं चार्ज को हाफ कर दूं, यानी कि Q की जगह पे क्या रख दूं q/2, और जो डिस्टेंस है वो अगर मैं क्या कर दूं डबल कर दूं, यानी कि 2r कर दूं। ठीक है, चार्ज को मैंने क्या कर देना है हाफ, और जो इनके बीच के डिस्टेंस है उसको मैंने डबल कर देना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, नया वाला फोर्स F' ले लेते हैं। F' बराबर हो जाएगा भाई A, चार्ज को आपने कर देना है हाफ, यानी कि भाई q/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है उसको मैंने कर देना है डबल, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। r की जगह पे 2r रख देंगे और q की जगह पर क्या रख देंगे भाई q/2 रख देंगे। तो अब इसका राइट आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो भाई F' बराबर हो जाएगा A, ये हो जाएगा भाई 1/4 q², और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4r²। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट 1/16 a q²/r²। a q²/r² क्या है दोस्तों, पुराना वाला फोर्स। ठीक है, यही तो है ना इसकी वैल्यू a q²/r², दैट इज F। तो यानी कि जो नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का 1/16 टाइम हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा भाई F/16। ठीक है, यानी कि F/16 इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। ठीक है, आपको बताना है कि एक स्फेरिकल सेल यानी कि एक जो खोखला गोला होता है ना, उसके अंदर कितना चार्ज होता है जिसकी जो कि यूनिफॉर्म सरफेस, जिसकी आपकी यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि उसके अंदर आपका कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब एक खोखला गोला होता है दोस्तों, उसका जो सारा चार्ज होता है वो उसकी आउटर सरफेस पर लाई करता है। माना अगर पॉजिटिव है तो ये आपका सारा आपका पॉजिटिव आपकी कहाँ पर लाई करता है, सरफेस पर लाई करता है। ठीक है, और तो इस कारण से क्या होगा कि जो आपका इंटरनल जो चार्ज है वो दोस्तों क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो जो खोखला गोला होता है, खोखले गोले में जो सारा चार्ज होता है वो रिसाइड करता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल विल बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ कैपिटल L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis, the total flux for surface of cylinder is given by। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका एक सिलेंडर है, देखिए मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आपकी r है। ठीक है, इसकी रेडियस आपकी r है। ठीक, और ये आपका दोस्तों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो कि इसकी बिल्कुल सिलिंड्रिकल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये ठीक, तो आपको बताना है द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे। आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ पर ये ए है,
इसको B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, ये आपकी 3 डिफरेंट सरफेसेस हैं। ठीक है, जो आपकी ये सरफेस हैं ये आपकी सर्कुलर हैं, ठीक है, और ये आपकी कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोला जाता है? विद्युत अपवाह भी, अभिवाह भी इसको दोस्तों बोला जाता है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी प्लेन के परपेंडिकुलर गुजरने वाली जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती हैं, उन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है? टोटल फ्लक्स बोला जाता है। ठीक, यानी कि आपका कोई प्लेन है, ठीक, तो प्लेन से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है फाई बराबर होता है E इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि जो इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या करो, उसको E और A को उसी डायरेक्शन में रखो। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो आपका ये जो आपका जो सिलेंडर है, ये इसकी जो एक्सिस है वो बिल्कुल आपकी इस डायरेक्शन में रखी हुई है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो भाई ये E इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका क्या है कि आपके प्लेन में के टाइम पर है। ठीक है, जब कर्व सरफेस होता है तो तब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है, ds यानी कि आपका जो कंटिन्यूस रीजन है दोस्तों, इसके लिए हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों, ये वाला जो आपका ds है ये आपका ds वेक्टर है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर तो दोस्तों जो E है, E और ds के बीच का जो एंगल है वो दोस्तों क्या है? 90 डिग्री है। तो ये जो हो जाएगा भाई E ds cos 90, तो ये वाला तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? फाई सी, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है उससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे निकाल लेते हैं। देखिए B से कितना गुजरेगा? B से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई B से, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो वो आपका दोस्तों क्या होगा? वो होगा दोस्तों आपका, देखिए E इंटू, अब इसका टोटल एरिया कितना है? A से दिखाएंगे तो यानी कितना है बताइए? क्या है? सर्किल है, तो सर्किल की जो होती है वो कितनी होती है? E इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर हम फाई A से निकालें तो फाई A से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए? टोटल फ्लक्स होगा फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C। तो फाई A तो आपने कितना निकाला दोस्तों? वो आपने निकाला E इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये आपने दोस्तों निकाला माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो C की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो भाई इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा भाई? 0। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज r की पावर 0 फॉर। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r की पावर 0 से कैसे वेरी करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। r की पावर 0 का मतलब क्या है? कि 1। कहने का मतलब है कि r से इंडिपेंडेंट है, आपको बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नहीं, पॉइंट चार्ज के केस में नहीं, आपका क्या होता है? प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के उसमें वेरी करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के उसमें तो क्या करता है भाई? 1/r की पावर 3 के, यानी कि r के क्यूब के इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है, सभी में ये क्या होता है? r पे डिपेंड होता है, लेकिन आपका जो प्लेन इनफाइनाइट शीट है उसमें जो e की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2ε0। तो इसको हम लिख सकते हैं r की पावर 0, तो यानी कि E वेरीज एज r की पावर 0, यानी कि E आपका क्या है? r से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन 0 क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, और जो सिग्मा होता है वो क्या कहलाता है भाई? चार्ज डेंसिटी। ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। काफ़ी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए। हमारे पास क्या है? आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है, और दोस्तों इसके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक है, इसके सेंटर में एक चार्ज को प्लेस किया गया है। मान लेते हैं जैसे ये वाला आपका, ये आपका इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर एक दोस्तों एक Q चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपकी कितनी है? A है। ठीक, तो ये जो लेंथ है वो दोस्तों कितनी है? A/2 है। ठीक, आपका जो चार्ज है ये, और इसको A/2 लेंथ पे रखा गया, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होगी? A/2 की। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैंने आपको बताया था वो आपको क्या बताया था कि भाई किसी सरफेस से टोटल जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक बल रेखाएं गुजरती हैं परपेंडिकुलर, उनकी संख्या को बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, फाई बराबर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो आपका जो टोटल है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका चार्ज आपका Q है और Q परमिटिविटी इसकी क्या मान ली, एप्सिलॉन 0 मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये बात कर रहा है 6 फेस की। देखिए आपके इसके टोटल फेस कितने हैं, देखिए आपके एक फेस की बात कर रहा है, इसके टोटल फेस कितने हैं, 6। ठीक है, तो भाई एक, क्योंकि अब आपका दोस्तों ये आपका जो चार्ज होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि एक क्यूब है। ठीक है भाई, क्यूब है तो ये आपका ये वाला जो फेस है और ये वाला फेस है आपका कैसा है दोस्तों, ये एक तरीके से क्या सिमेट्रिकल है। ठीक, इसी तरह से ये भी आपस में सिमेट्रिकल है। ठीक, ये सभी सरफेस जो आपके आपस में जो फेस होते हैं आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, तो एक्चुअली आपके पास टोटल कितने फेस हैं दोस्तों, 6 फेस हैं। आपके पास कितने फेस हैं, 6। ठीक है, तो भाई हर में से आपका क्या होगा भाई, इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, तो भाई इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा तो भाई एक से कितना गुजरेगा भाई, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। आप इस कॉन्सेप्ट को आई होप कि समझ गए होंगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा भाई, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। आप इसको ध्यान में रखना है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता क्या है कि आपकी एक सरफेस है उससे परपेंडिकुलर गुजरने वाली क्या होती हैं, बल रेखाओं की संख्या। ठीक, तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इससे टोटल आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 6 फेस हैं ये दोस्तों आपस में क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि सबसे इक्वल फ्लक्स आपका गुजरेगा। ये इससे यहाँ को गुजरेगा, इससे यहाँ को गुजरेगा, इससे यहाँ गुजरेगा, इससे यहाँ गुजरेगा। ठीक है, तो भाई जो टोटल है वो आपका कितना गुजरेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो आप मतलब टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एक से कितना गुजरेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैप्ट इन एयर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आप मैंने आपको बताया जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज में आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यानी कितना, एप्सिलॉन 0 की पावर -1, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस इज। आपको बताना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट सिलेंडर है। ठीक है, ये, और आपसे कह रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो इसकी रेडियस आपकी कितनी दे रखी है आपको, r, ये। ठीक, और इसकी एक्सिस से r, इसकी एक्सिस से r डिस्टेंस पर आपका कोई चार्ज q है। ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो आपको बताना है कि जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, उसमें आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, और वो उसके मतलब आप वो किसके प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, r के कैसे प्रोपोर्शन में होगा। ठीक, तो दोस्तों इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको क्या बनाना पड़ता है, एक सिलेंडर बनाना पड़ता है इसको लेकर। ठीक है, यानी कि आप इसको रेडियस को मान के एक सिलेंडर बनाते हैं और इसका प्रूफ होता है। तो अभी मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, इसका मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, E बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। इस फॉर्मूले को दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। ठीक, सो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज़ याद रखना है कि भाई इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस r। ठीक, यानी कि एक इनफाइनाइट सिलेंडर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इंटेंसिटी निकालनी है उस पर, और जब उसमें एक चार्ज q है जो कि उसकी एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर होता है, तो उसकी वैल्यू इतनी होती है। कितनी होती है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो यानी कि आप साफ देख सकते हैं कि भी E इज़ प्रोपोर्शनल टू
1/r। ठीक है, यानी कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स के जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे और भी हम कई सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज तो थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता दें और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करवाएं ताकि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो अगर आपको ये हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिजिक्स के कुछ और भी हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। अब हम फिजिक्स की भी टॉपिक वाइज सीरीज़ दोस्तों चलाएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।